बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रिक्वायरमेंट मॉडलिंग पे हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के जिस इम्पोर्टेंट एलिमेंट या कंपोनेंट पे बात करेंगे वो है फ्लो मॉडलिंग, या जिसे हम फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग बोलते हैं। एक क्विक रिकैप लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या किया। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्लास बेस्ड मॉडलिंग जो है इस टॉपिक को कंप्लीट किया, जिसमें हमने कोलैबोरेशंस को डिफाइन किया कि कोलैबोरेशंस क्या होती हैं। क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर्स पे बात की। एक टेक्निक है जिसमें हम क्लासेस की दूसरी क्लासेस के साथ एसोसिएशन को देख रहे होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉर्मली डिफाइन करते हैं। और फिर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें हमारे पास जनरलाइजेशन है, एग्रीगेशन है, कंपोजिशन है, इनहेरिटेंस है, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ्लो ओरिएंटेड मॉडल के ऊपर। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एलेबोरेशन का फेज कंटिन्यू है, और एलेबोरेशन इज इन फैक्ट इक्वलेंट टू बिल्डिंग एनालिसिस मॉडल और रिक्वायरमेंट मॉडल। और इसमें हमने सिनेरियो बेस्ड मॉडल को कंप्लीट किया और क्लास बेस्ड मॉडल को कंप्लीट किया। आज जो हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, इट इज़ अबाउट फ्लो ओरिएंटेड मॉडल। और फ्लो ओरिएंटेड मॉडल हमारे पास अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में एक रिप्रेजेंटेशन है एनालिसिस मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इसे एज सप्लीमेंट्री मॉडल यूज़ कर सकते हैं। इसी रीज़न को सामने रखते हुए, क्योंकि हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के ऊपर, तो हम फ्लो ओरिएंटेड मॉडल के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आज के जो एजेंडा पॉइंट हैं, इसमें हमारे पास हम डायग्रामेटिक नोटेशन जो होता है फ्लो ओरिएंटेड मॉडल का, हम ऑलरेडी भी इस पर बात कर चुके हैं बहुत दफ़ा। दैट इज़ DFD, डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम में हमारे पास क्या अवेलेबल नोटेशंस हैं उन पे बात करेंगे। हम एक एग्जांपल के थ्रू जो डेटा फ्लो डायग्राम एक डेवलप करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि हम किस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं एक सिस्टम की थ्रू डेटा फ्लो डायग्राम। उसके बाद प्रोसेस स्पेसिफिकेशन पे बात करेंगे कि आफ्टर डेवलपिंग डेटा फ्लो डायग्राम वी हैव टू फॉर्मली स्पेसिफाई द डिफरेंट प्रोसेसेस। और फाइनली हम बात करेंगे कि कैसे हमारा एक एनालिसिस मॉडल जो कि DFD के थ्रू जिसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, उसको हम डिज़ाइन मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। इनफैक्ट इस टॉपिक को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक बिग पिक्चर ज़रूर दूंगा, ताकि आपको फ्यूचर में अगर इस चीज़ के साथ डील करना पड़े तो आप आसानी के साथ इसे कम्प्रीहेंड कर सकें। तो हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट मॉडलिंग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर। इसके ऊपर हम काफ़ी टाइम पहले भी ज़िक्र कर चुके हैं कि हमारे पास 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं। एक स्ट्रैटेजी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या है, हम इस पे बहुत बार डिटेल में बात कर चुके हैं। आज हम मूव करेंगे जो सेकंड इम्पोर्टेंट हमारा कंपोनेंट है, दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। और हमने पहले भी डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस है, हम इसमें डेटा और प्रोसेसेस के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। कौन से प्रोसेसेस जो इनफैक्ट डेटा को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की, सेकंड वन, और इसमें ही हम डेटा फ्लो डायग्राम्स प्राइमरीली डेवलप कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली मॉडल करते हैं। ठीक है, कैसे मॉडल करते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं डेटा ऑब्जेक्ट्स को। लाइक डेटा ऑब्जेक्ट्स, अगर हम CU ऑनलाइन की बात करें तो स्टूडेंट इज ए डेटा ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर हम कोर्स की बात करते हैं तो कोर्स इज ए डेटा ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम इन डेटा ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से मॉडल करेंगे कि उनके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करेंगे और रिलेशनशिप पे बात करेंगे। लेकिन ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है, ऑल्दो इट कम्स अंडर अम्ब्रेला ऑफ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, लेकिन ये हमारा प्योरली डेटा मॉडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बन रहा है। तो डेटा मॉडलिंग को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल देखेंगे। आज जो हमारा फोकल पॉइंट है वो ये है कि हमने बेसिकली प्रोसेसेस को फोकस करना है या उनको मॉडल करना है, प्रोसेसेस जो कि मैनिपुलेट कर रहे होते हैं किसको,
डेटा ऑब्जेक्ट्स को। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रोसेसेस जो कि डेटा ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करते हैं। तो हम इन प्रोसेसेस को कैसे मॉडल करते हैं, इसके ऊपर आज की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। इनफैक्ट हमारे पास अगर एक सिस्टम में डेटा इनपुट के तौर पे आता है एंड वी हैव अ प्रोसेस, ठीक है, तो ये डेफिनेटली इस इनपुट डेटा के ऊपर जो भी हमारे पास यहाँ इनपुट डेटा आ रहा है इसके ऊपर कोई प्रोसेस परफॉर्म करता है और फिर एक आउटपुट जनरेट कर रहा होता है। ये आउटपुट किसी अगले नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हो सकती है और ये प्रोसेस कंटिन्यू करता है एज पर नीड ऑफ द सिस्टम अंडर स्टडी। ओके, तो ये जो तमाम रिप्रेजेंटेशन है स्ट्रक्चर्ड वे में एनालिसिस मॉडल की हम कैसे करेंगे, डेफिनेटली वी विल डू इट थ्रू फ्लो ओरिएंटेड मॉडल। फ्लो ओरिएंटेड मॉडल क्या कर रहा है? फ्लो ओरिएंटेड मॉडल बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि हाउ डेटा ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड एज दे मूव थ्रू द सिस्टम। कि डेटा ऑब्जेक्ट्स जब सिस्टम से गुजरते हैं तो उन्हें कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। जिस तरह लास्ट स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लाइक फॉर इंस्टेंस वी हैव अ डेटा ऑब्जेक्ट, ये किसी एक प्रोसेस में जाता है, ये डेफिनेटली इसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, इसको फिर मैनिपुलेट करेगा। लाइक ये डेटा ऑब्जेक्ट की कोई एक शेप थी, जैसे हम कह रहे हैं फॉर इंस्टेंस I1 था, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर इंस्टेंस डेटा I2 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रोसेस में ये डेटा ऑब्जेक्ट इनपुट होता है, तो इसी तरह से ये डेटा ऑब्जेक्ट I3, इस तरह से ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बेसिकली डेटा ऑब्जेक्ट्स ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है अक्रॉस डिफरेंट प्रोसेसेस। तो हम डेटा फ्लो डायग्राम को यूज करते हैं फॉर फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग। दिस इज बेसिकली अ डायग्रामेटिक फॉर्म, ठीक है, यूज फॉर द रिप्रेजेंटेशन। ये प्राइमरीली अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ये ओल्ड हमारे पास एक अप्रोच है जिसके थ्रू हम एनालिसिस मॉडल्स को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम के ऊपर देखें तो हम इसे अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम इसे एज अ सप्लीमेंट्री रिप्रेजेंटेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे पास फ्लो ओरिएंटेड मॉडल है, ये जो फ्लो मॉडल है, इसमें चीज़ें कैसे काम कर रही होती हैं, इसमें हम ये कहते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है दैट वी आर गोइंग टू डेवलप, तो वो एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफार्मर के तौर पे काम कर रहा होता है। लाइक इफ वी से कि ये हमारे पास क्या है, एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, तो दिस इज इंफॉर्मेशन ट्रांसफार्मर। लाइक हमारे पास इंफॉर्मेशन एज एन इनपुट आती है और ये इंफॉर्मेशन सर्टन इस पर ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म होती है, वो एडिशन, डिलीशन, सब्ट्रैक्शन, कंप्यूटेशन, मैनिपुलेशन, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। सर्चिंग के ऑपरेशन हो सकते हैं, अपडेशन के हो सकते हैं, कोई भी हमारे पास हो सकते हैं। तो इनफैक्ट हमारे पास जो फ्लो ओरिएंटेड मॉडल है वो ये कहता है कि हमारे पास कोई भी जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन ट्रांसफार्मर होता है, जिसमें क्या है इंफॉर्मेशन फ्लो इन करती है उस सिस्टम में और फिर क्या होती है वो ट्रांसफॉर्म होके निकलती है उस सिस्टम। अब ये फ्लो मॉडलिंग जो हम कर रहे होते हैं, ये डेटा फ्लो डायग्राम्स जो हम डेवलप करते हैं, इसके लिए हमें डिफरेंट नोटेशंस की ज़रूरत होती है। जिस तरह हमने देखा कि सिनेरियो बेस्ड मॉडल्स में हम किस तरह से डिफरेंट नोटेशंस को यूज़ करते हैं जो यूएमएल प्रोवाइड करती है। इसी तरह से फिर हमने क्लास बेस्ड मॉडल्स में देखा कि किस तरह से डिफरेंट नोटेशन के थ्रू हम क्लासेस को या क्लास डायग्राम्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग वी हैव सेट ऑफ नोटेशंस। वो नोटेशंस हमारे पास क्या हैं कि हम यहाँ पे जो एक्सटर्नल एंटिटी है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। आप क्यों कह सकते हैं कि इट्स काइंड ऑफ रेक्टेंगल कह लें या स्क्वायर कह लें, बट इट्स यूजुअली रेक्टेंगल। हम रेक्टेंगल में के थ्रू इसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जो हमारे पास प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम एक सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोसेस को सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से जो फ्लो ऑफ डेटा है या डेटा फ्लो है उसको हम एक डायरेक्टेड लाइन से, जो कि एक साइड पे एरो हेड होगा, हम उसको उससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो डेटा स्टोर्स हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन हम दो पैरेलल लाइंस के थ्रू कर रहे होते हैं। दीज आर टू पैरेलल लाइंस, इसके थ्रू हम इसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। तो यूजुअली these four notations are used in order to represent the elements of data flow diagram. The external entity represented by the rectangle, process represented by the circle, data flow represented by the directed arrow,
और उसके बाद हमारे पास डेटा स्टोर है जो कि पैरेलल लाइंस के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि एक्सटर्नल एंटिटी क्या है। एक्सटर्नल एंटिटी की अगर डेफिनेशन देखें तो हम ऑलरेडी बहुत ही क्लियर हैं एक्सटर्नल एंटिटी के बारे में। एनी थिंग आउटसाइड द सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद द सिस्टम either to get benefit from the system or to provide benefit to the system। जो सिस्टम से बेनिफिट ले रही होती है डेफिनेटली इट्स अ काइंड ऑफ कंज्यूमर ऑफ इंफॉर्मेशन, और जो डेफिनेटली सिस्टम को बेनिफिट दे रही होती है इट्स प्रोड्यूसर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हम क्या है यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्सटर्नल एंटिटी क्या हो सकती है, इट इज़ बेसिकली ईदर कंज्यूमर ऑफ डेटा और प्रोड्यूसर ऑफ द डेटा। इसमें हमारे पास ह्यूमन हो सकता है, पर्सन हो सकते हैं, डिवाइसेस है, सेंसर है, दूसरे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, डेटाबेसेस हो सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट वी यूज टू फॉलो इन सिनेरियो बेस्ड मॉडल अबाउट एक्सटर्नल एंटिटी वही यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा। ओके, तो अब अगर हम बात करते हैं प्रोसेस के ऊपर, तो हमारे पास प्रोसेस क्या है। प्रोसेस इज बेसिकली अ फंक्शन। हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं फंक्शन, या क्या है, दिस इज अ डेटा ट्रांसफार्मर। ये क्या कर रहे हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है। लाइक जब कभी भी इसमें प्रोसेस में डेटा इन होता है तो वो उस पर क्या करता है, कोई प्रोसेसिंग करता है और फिर आउटपुट देता है, यानी डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस को हम कह सकते हैं प्रोसेस इज बेसिकली अ फंक्शन। हमारे पास फंक्शन किसी तरह के भी हो सकते हैं, लाइक सी ऑनलाइन की बात करें तो अपलोड असाइनमेंट, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। कंप्यूट रिजल्ट, ये हमारे पास एक फंक्शन है। व्यू रिजल्ट, ये हमारे पास फंक्शन है। तो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस जिन्हें आप कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास कंप्यूट टेक्स्ट है, डिटरमिन एरिया है, फॉर्मेट रिपोर्ट है, डिस्प्ले ग्राफ है। दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल। जब हम डेटा फ्लो की बात करते हैं तो डेटा फ्लो हमारे पास क्या है, डेटा फ्लो बेसिकली थ्रू अ सिस्टम है, बिगिनिंग एज इनपुट एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट। ये हमारे पास डेटा फ्लो है। लाइक अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम एक लेबल्ड एरो हेड से इसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये जो भी नोटेशंस होंगे डेफिनेटली दैट वुड बी लेबल्ड, लेकिन यहाँ पे ये एक्सप्लिसिटली इसलिए कह रहा हूँ कि ये डेटा की नेचर को बताएगा। कि फॉर इंस्टेंस इफ वी से वी हैव अ पर्टिकुलर प्रोसेस, इस प्रोसेस का काम क्या है, कंप्यूट ट्राइंगल एरिया। अब ट्राइंगल एरिया कंप्यूट करने के लिए हमें क्या आउटपुट चाहिए, वी नीड अ बेस, वी नीड अ हाइट, और फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कंपटीशन परफॉर्म करते हैं एंड वी कैन फाइंड आउट द एरिया। तो ये एक बिग एग्जांपल है जिससे आपको प्रॉब्ली ये भी आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास प्रोसेस क्या होता है और डेटा फ्लोज क्या होते हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं डेटा स्टोर्स के ऊपर। डेटा स्टोर्स क्या हैं, समटाइम्स बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दे यूज टू डील विद द डेटा, और इन्हें डेटा को समटाइम्स स्टोर करना होता है परमानेंटली, फिर उस डेटा को रिट्रीव करना होता है। तो जाहिर है वो जो डेटा जिस स्पेसिफिक डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, ये रिट्रीव हो रहा है, तो हमें उसकी भी अपने एनालिसिस मॉडल में रिप्रेजेंटेशन करनी है। और इस रिप्रेजेंटेशन हम वही जो हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं इनके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है इसमें स्पेसिफिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे डेटाबेस को जो सेंसर डेटा है, और ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, यानी कि सेंसर नंबर एंटर किया गया, और उस सेंसर नंबर को इनपुट करने के बाद वो सर्च करके हमें रिटर्न कर रहा है, क्या कर रहा है, टाइप, लोकेशन, और फॉर इंस्टेंस एज उसकी रिटर्न कर रहा है इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर। यानी ये फंक्शन क्या करता है, डेटाबेस को एक्सेस करता है, उसको एक वेरिएबल पास करता है डेट इज सेंसर नंबर, फॉर इंस्टेंस ये सर्च का ऑपरेशन है, और उसके अगेंस्ट ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन से रिटर्न बैक करता है, और फिर वो अकॉर्डिंगली इसको परफॉर्म कर रहा है। तो कट इन शॉर्ट हमारे पास जो डेटाबेस की रिप्रेजेंटेशन है वो हम यस डेटा स्टोरेज की रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं पैरेलल लाइन से। और इसमें एक और बात भी याद रखिएगा, हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये डेटाबेस होता है ये एक्सटर्नल एंटिटी से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकता। इसके कनेक्ट करने के लिए डेफिनेटली किसी भी एक्सटर्नल एंटिटी को वाया प्रोसेस से एक्सेस करना पड़ता है। इस पर हम आगे भी बात करेंगे। अब हम कुछ गाइडलाइंस को देखते हैं कि डेटा फ्लो डायग्राम पे फर्दर मूव कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल देखने से पहले हम इसकी कुछ गाइडलाइंस देखते हैं। वो गाइडलाइंस क्या है। नंबर वन, ऑल आइकॉन्स मस्ट बी लेबल्ड विद मीनिंगफुल नेम। ये हम अभी भी बात कर चुके हैं कि जितने भी आइकॉन्स हम यूज करेंगे, लाइक जितने भी नोटेशंस हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो हमारे पास एक्सटर्नल एंटिटी है, चाहे वो प्रोसेस है, चाहे वो डेटा फ्लो है,
या फिर हम डेटाबेस की बात करते हैं तो दे शुड बी लेबल्ड, हमने इन्हें लेबल करना है, वैसे नहीं छोड़ना। नंबर 2, द डीएफडी इवॉल्व्स थ्रू अ नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ डिटेल। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये हम आगे जाके भी देखेंगे कि हमारे पास जो डेटा फ्लो डायग्राम बनाते होते हैं ये हमारे पास इवॉल्व होती है, ठीक है, और इसमें हम डिफरेंट लेवल्स में मूव करते हैं, डिफरेंट लेवल्स में मूव करते हैं। लाइक इसमें हमारे पास लेवल 0 डेटा फ्लो डायग्राम होगी, लेवल 1 डीएफडी होगी, लेवल 2 डीएफडी होगी। ये हम देखते हैं, अभी शायद ये चीज़ें आपको करनी होंगी, हम एग्जाम्पल पे बात करते हैं तो इसकी क्लैरिटी होगी। ऑलवेज बिगिन विद अ कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम, कि हम जब भी डेटा फ्लो मॉडलिंग करेंगे तो वी विल स्टार्ट विद अ कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम। व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम? इट इज लेवल 0, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि जब भी स्टार्ट करेंगे वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेवल 0। लेवल 0 को हम कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम भी बोल रहे होते हैं। ओके, कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम, लेवल 1 डायग्राम, लेवल 2 डायग्राम, ये क्या होती हैं इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट इज ऑलवेज शो एक्सटर्नल एंटिटीज एट लेवल 0। ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है, गाइडलाइन है, इसको भी आपने याद रखना है जब हम आगे डेटा फ्लो मॉडलिंग करेंगे कि एक्सटर्नल एंटिटी की रिप्रेजेंटेशन हम सिर्फ और सिर्फ लेवल 0 पे कर रहे होते हैं। लेवल 1 पे एक्सटर्नल एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी क्लैरिटी कैसे होगी कि एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल एंटिटी एक प्रोसेस को एक्सेस कर रही है, उसका जो डेटा फ्लो होगा वो लेबल्ड होगा, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ओके ये डेटा फ्लो जो है ये फ्ला एक्सटर्नल एंटिटी से आ रहा था, तो इससे मुराद ये है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि एक्सप्लिसिटली डेटा फ्लोज जो हैं दे शुड बी लेबल्ड, वो लेबल होने चाहिए ताकि हमें पता चलेगा कि कौन सा डेटा मूव इन कर रहा है, मूव आउट कर रहा है या ट्रांसफॉर्म होके जा रहा है। एक्सटर्नल एंटिटीज कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द डेटा स्टोरेज। ये मैंने लास्ट स्लाइड पे भी आपसे डिस्कस किया कि कोई भी एक्सटर्नल एंटिटी जो है, ठीक है, लाइक ये एक्सटर्नल एंटिटी है और हम कहेंगे ये किसी डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस करेगी, तो ये अलाउड नहीं है। रादर क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल एंटिटी किसी प्रोसेस को रिक्वेस्ट भेजेगी और वो फिर क्या कर सकता है, डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ओके, डू नॉट रिप्रेजेंट प्रोसीजर लॉजिक। यहाँ पे अब क्या है कि इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है फॉर द टाइम बीइंग, जब हम फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग कर रहे होंगे तो हमें इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर हम कहते हैं कि ये एक प्रोसेस है हमारे पास, वो है जिस तरह भी देखा था कंप्यूट रेक्टेंगल एरिया, तो हमें इस पे जाने की ज़रूरत नहीं कि कंप्यूट रेक्टेंगल एरिया इनफैक्ट इसकी लॉजिक क्या होगी, प्रोसीजर लॉजिक क्या है, हमने इस पे फोकस नहीं करना। वो हमारा लेटर ऑन सब्जेक्ट आएगा जो हम प्रोसेस स्पेसिफिकेशन में देखेंगे, उसमें हम उन चीज़ों को डिफाइन कर रहे होंगे। इस स्टेज के ऊपर हमने इसके ऊपर फोकस नहीं करना। तो प्रॉब्ली ये चीज़ें अब आपके माइंड में होनी चाहिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इन गाइडलाइंस को कभी भी अवॉइड नहीं करना डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हुए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद लेवल 0। लेवल 0 डायग्राम हमने क्या करना है, रिव्यू यूजर सिनेरियोज रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम टू बी डेवलप्ड। बात तो जाहिर है हम लेवल 0 डीएफडी क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनालिसिस मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब रिप्रेजेंटेशन एनालिसिस मॉडल की तभी होगी जब हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर की हुई हैं। तो जाहिर है जो हम डेटा फ्लो मॉडलिंग करेंगे या फ्लो ओरिएंटेड, सॉरी डेटा फ्लो नहीं, फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग जो हम कर रहे होंगे, फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग के लिए भी जो हमने रिक्वायरमेंट गैदर की होगी, ठीक है, वो तमाम रिक्वायरमेंट सामने रखते हुए हम ये लेड फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग कर पाएंगे। और जाहिर है लेवल 0 हमारा स्टार्टिंग लेवल है, तो वही चीज़ें हमारे लिए एज एन इनपुट काम करेंगी। उसके बाद आपने तमाम एक्सटर्नल एंटिटीज़ को डिटर्मिन करना है, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हैं। जाहिर है हम वहाँ पे भी जब सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग कर रहे होते थे वहाँ पे भी एक्सटर्नल एंटिटीज़ को डिटर्मिन करना ज़रूरी था, ठीक है। तो जब हम तमाम रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हैं, एक्सटर्नल एंटिटीज़ हमें क्लियर होती हैं, तो वी कैन क्रिएट अ लेवल 0 डीएफडी। अब हम देखते हैं जनाब लेवल 0 डीएफडी विद एग्जांपल, इसे समझने की कोशिश करते हैं। और एग्जांपल हमने वही लिए सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम की, ताकि आप अच्छे तरीके से कंपैरिजन कर सकें जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू चल रहे हैं और जो फ्लो ओरिएंटेड अप्रोच में, या फिर आप यूँ कह लें कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में ये कैसे एज अ सप्लीमेंट्री अप्रोच यूज़ हो सकती है फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग की। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यस, दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग अ प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सेफ होम सॉफ्टवेयर। तो इनफैक्ट एक बात याद रखिएगा, लेवल 0 में यू विल हैव सिंगल प्रोसेस, और दूसरे लफ्जों में सिंगल प्रोसेस क्या है, इट विल रिप्रेजेंट द ओवरऑल सिस्टम।
एक सिंगल प्रोसेस, सिंगल बबल लेवल 0 में होगा, और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वी विल पुट द नेम ऑफ ओवरऑल सिस्टम, पूरे सिस्टम का नाम दे दें, सेफ होम सॉफ्टवेयर या सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम। ओके जी, हम ये लेवल 0 में जो रिप्रेजेंटेशन करते होते हैं, इसमें एक सिंगल बबल से ओवरऑल सिस्टम को बताते हैं और एक्सटर्नल एंटिटीज का बता रहे होते हैं। हम ये पहले भी बात कर चुके हैं एक्सटर्नल एंटिटीज, और अगले लेवल पे एक्सटर्नल एंटिटीज नहीं होती। ओके जी, एक्सटर्नल एंटिटीज क्या है? द कंट्रोल पैनल इज एन एक्सटर्नल एंटिटी, सेंसर इज एन एक्सटर्नल एंटिटी। अब मैं दोबारा इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कैसे एक्सटर्नल एंटिटी है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। अब कंट्रोल पैनल पे क्या हो रहा है जी? कंट्रोल पैनल पे यूजर कमांड्स देता है एंड डेटा, यानी कोई इनपुट्स दे रहा, वो इनपुट्स कहाँ पे सबमिट हो रही हैं? डेफिनेटली दोज इनपुट्स आर बीइंग सबमिटेड टू द सिस्टम। अच्छा, अब ये तो जा रही हैं, उसके साथ साथ और इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है? जो सिस्टम मुसलसल इन्फॉर्मेशन ले रहा है, रियल टाइम सिस्टम है, वो बहुत सारे सेंसर से इन्फॉर्मेशन ले रहा है, सेंसर है, यहाँ से सेंसर का स्टेटस आ रहा है, जो इवेंट्स हैं सेंसर के बारे में वो आ रहे हैं, सेंसर एक्टिव हैं, चल रहे हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं। अब बाकी आउटपुट्स क्या जनरेट कर रहा है ओवरऑल सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम? एक तो ये कंट्रोल पैनल हमारे पास एक्सटर्नल एंटिटी है, कंट्रोल पैनल डिस्प्ले, और इस पे ये कोई भी इंफॉर्मेशन जो डिस्प्ले करने वाली होगी, किसी किस्म के मैसेजेस वो वहाँ पे इसकी डिस्प्ले पे आ रहे होंगे। फिर ये अलार्म के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अलार्म इज एन एक्सटर्नल एंटिटी। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? अलार्म टाइप, कि किस तरह का अलार्म प्ले करना है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं टेलीफोन लाइन इज अनदर एंटिटी, एक्सटर्नल एंटिटी है, तो ये क्या है? टेलीफोन नंबर टोन बेसिकली सिग्नल सेंड करता है, और ये क्या करता है? टेलीफोन लाइन पे सेंड हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कॉन्टेक्स्ट लेवल डेटा फ्लो डायग्राम, आर लेवल 0 डेटा फ्लो डायग्राम। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट लेवल लेवल 0 डायग्राम में हम सिंगल बबल, सिंगल प्रोसेस, जो कि हमारे ओवरऑल सिस्टम के इक्वलेंट होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, तमाम एक्सटर्नल एंटिटीज स्पेसिफाई करते हैं, और जितना भी डेटा फ्लो इन है उसे स्पेसिफाई करते हैं, दिस इज डेटा फ्लो इन, और जितना भी डेटा फ्लो आउट है उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं जनाब लेवल 1 डीएफडी में। अब लेवल 1 डीएफडी में क्या करना है? अगर आसान अल्फाज में बात करें तो हमने क्या करना है? हमने वो जो अभी एक सिंगल सेफ होम सॉफ्टवेयर की बात की थी, सेफ होम सॉफ्टवेयर जो बबल था, इनफैक्ट हमने इस बबल को क्या करना है? वी हैव टू ब्रेक डाउन इट, यानी दूसरे लफ्जों में सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम के जितने भी मेजर प्रोसेसेस हैं वो स्पेसिफाई कर दें। तो इसका मतलब है ये जो एक सिंगल बबल है, ये ब्रेक होके उतने ही जितने मेजर प्रोसेसेस हैं उन सारों की रिप्रेजेंटेशन देगा, मे बी P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन, जो भी है, जो भी मेजर फंक्शंस हैं, सिर्फ मेजर फंक्शनैलिटीज की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, ओके। अब हमारे पास जो लेवल 1 डीएफडी है, इसमें हमारे पास जो कहा जाता है कि यूजुअली ये जो एक्सपेंशन होती है 1:5 रेशियो के साथ होती है। लाइक हमारे पास ये 1 है तो यहाँ पे ये क्या है? ये 5 होंगे, लेकिन इट मे वेरीज डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, बट ये वो बात की कि यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम जो चीज़ें हमारे पास हो रही होती है। ठीक है, ओके। इसके बाद एक और चीज़ है, बैलेंस द फ्लो टू मेंटेन डाटा फ्लो कंटिन्यूटी। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट क्या है? इसके ऊपर हम अपकमिंग स्लाइड में बढ़ेंगे, बात करेंगे कि ये हमारे पास बैलेंस ऑफ फ्लो क्या चीज़ होती है। तो इसको ज़रा याद रखेंगे कि हम इसको आगे जाके एग्जाम्पल को जब डिस्कस कर रहे होंगे तो इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। अब एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे हो रहा है जनाब। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप देखें तो आपका वो जो सिंगल एक बबल था, उस बबल को ब्रेक डाउन करके डिफरेंट बबल्स में कन्वर्ट कर दिया गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो प्रॉब्ली यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 आपके पास स्मॉल एस ये प्रोसेसेस में कन्वर्ट हो गया। एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, एज आई हैव टोल्ड अर्लियर कि यहाँ पे आपको शायद एक वायलेशन नज़र आ रही होगी कि हमने कहा था कि हम लेवल 0 के ऊपर सिर्फ एक्सटर्नल एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, नेक्स्ट लेवल्स में नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी यार, यहाँ पे तो ये एक्सटर्नल एंटिटीज़ यहाँ पे स्पेसिफाई की गई हैं, ये एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं तमाम, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, वही जो पीछे हमने कहा था ना, बैलेंस द फ्लो एंड कॉन्टिन्यूटी, जस्ट उस एग्जांपल को क्लियर करने के लिए, अगर आपको याद हो कि अगर हम यहाँ पे कंट्रोल पैनल को रिमूव कर देते हैं और सिंपल हम एक इनवर्ड एरो बना देते हैं और लिख देते हैं यूजर कमांड एंड डेटा,
तो इससे बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए हमें कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल पैनल, जो कि हमने लेवल 0 में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसका पता हमें कहाँ से चल रहा है? यार कंट्रोल पैनल से इन्फॉर्मेशन आ रही है यूजर कमांड्स की। इसी तरह से एक और बात देख लेते हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन इन और कहाँ से आ रही थी? सेंसर से आ रही थी। क्या आ रहा था? सेंसर स्टेटस आ रहा था। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन इन हमारे पास वही है, लेकिन अब हो क्या गया है? अब हमने वो एक जो सिंगल बबल था, इस बबल को हमने डिवाइड कर दिया है किसमें? इनटू 6 बबल्स। हमने इसे 6 बबल्स में डिवाइड कर दिया, यानी 6 प्रोसेसेस में डिवाइड कर दिया। ओके, इस चीज को देखते हैं थोड़ा सा कि हमारे पास कैसे हो रहा है। तो हमारे पास यूजर कमांड्स एंड डेटा अब आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? तो इसमें हमने एक प्रोसेस बना दी, इंटरेक्ट विद यूजर, यानी ये एक प्रोसेस है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये हमेशा यूजर के साथ क्या कर रहा होगा? ये यूजर के साथ इंटरेक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। अच्छा, अब यूजर के साथ इंटरेक्शन में क्या क्या चीजें कर रहा होगा कि लाइक यूजर इसे पासवर्ड देता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? पासवर्ड लेने के बाद एक और प्रोसेस को ये फॉरवर्ड कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेस पासवर्ड। अब ये प्रोसेस कर रहा है किसको? पासवर्ड को। अब ये प्रोसेसिंग पासवर्ड से क्या मुराद है? तो वैलिडेट कर रहा है उसको। ओके, देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे हो रहा है। अब ये देखें कि यहाँ से ये एक और प्रोसेस को ये इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, वैलिड आईडी और मैसेज। ये क्या है? ये एक स्क्रीन है, सॉरी, ये एक प्रोसेस है जो स्क्रीन के साथ डील कर रहा है, ये डिस्प्ले के साथ डील कर रहा है। ये देखें डिस्प्ले कौन सी है? ये कंट्रोल पैनल डिस्प्ले। अब डिस्प्ले मैसेज एंड स्टेटस, यानी अगर वैलिड आईडी उसने एंटर किया है, प्रोसेस एंटर किया है, तो ये प्रोसेस को ये मैसेज फॉरवर्ड कर देगा और वो क्या कर देगा? एक कंट्रोल पैनल डिस्प्ले के ऊपर उसको शो कर देगा। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास बेसिकली, अब आप यहाँ पे देखें कि इसका काम क्या है? इसका काम है इंटरेक्ट करना यूजर के साथ। इसका काम क्या है? वैलिडेट करना पासवर्ड के साथ, पासवर्ड को वैलिडेट करना। और इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो नेक्स्ट जो भी मैसेजिंग यूजर को देनी है, इसके लिए एक सिंपल प्रोसेस बना दी है जो ओवरऑल यूजर की आउटपुट को डील कर रहा है, आउटपुट को डिस्प्ले कर रहा है कंट्रोल पैनल की डिस्प्ले के ऊपर। ठीक हो गया? तो ये चीज अब आपको यहाँ इसकी क्लैरिटी। हाँ, एक और बात हो सकती है, अगर आपको एग्जांपल यहाँ पे दूं मैं, कि फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये पासवर्ड, अगर हम ये कहते हैं कि मल्टीपल पासवर्ड हैं यूजर के और वो डेटाबेस में सेव है, फिर ऐसे केस में ये क्या होता है? यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है हम यहाँ पे एक डेटाबेस बना देते हैं और ये बेसिकली डेटाबेस से पासवर्ड को कंफर्म करता। अब चूंकि हमारे पास ये हार्ड कोडेड पासवर्ड है, या सिंगल पासवर्ड है, तो दैट्स व्हाई वी डोंट हैव डेटाबेस ओवर हियर। अगर हमारे पास इंटरेस्टेड होते हैं हम मल्टीपल पासवर्ड या डिफरेंट होम ओनर्स की इंफॉर्मेशन रखने में, तो फिर प्रोबब्ली वी विल डू दिस पर्टिकुलर स्टेप ऑफ डेटा स्टोरेज। ओके जी, चलें, ये हमने एक इसका ओवरऑल पाथ को डिस्कस कर लिया कि ये हमारे पास कैसे हो रहा है। अब नेक्स्ट एक और है, स्टार्ट और स्टॉप। ये क्या है? बेसिकली ये जो प्रोसेस है, इसके ऊपर यूजर ने स्टार्ट या स्टॉप की इनपुट दी और इसने फॉरवर्ड कर दी कहाँ पे? आगे एक्टिवेट, डीएक्टिवेट सिस्टम, इस प्रोसेस के ऊपर आ गई। तो अब ये बेसिकली क्या करेगा? सिस्टम को एक्टिवेट करेगा या डीएक्टिवेट करेगा एज पर इनपुट कमिंग फ्रॉम द इंटरेक्ट विद यूजर, जो कि यहाँ से आ रही है, स्टार्ट और स्टॉप की। और यहाँ पे क्या है? ये देखें अगेन, ये फ्लो इन आ रहा है और यहाँ पे लिखा है A/D मैसेज, यानी एक्टिवेट डीएक्टिवेट मैसेज। तो ये क्या करेगा? अब इसको हैंड ओवर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इसने कंट्रोल पैनल डिस्प्ले के ऊपर इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये वहां पे इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट कर देगा, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर देगा। ओके जी, अब हम इसमें एक और देखते हैं कि ये हमारे पास है कॉन्फ़िगर सिस्टम, यानी ये कहाँ से? यूजर कमांड ही थी एक तरह की कॉन्फ़िगर सिस्टम की। लाइक इंटरेक्ट करने के बाद ये कमांड आई, तो कॉन्फ़िगर रिक्वेस्ट, इसने किसी कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, हमारे पास एक फुल फ्लेज कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस अलग से प्रोसेस है। अब ये जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा होगा यूजर, सेंसर को नंबर टाइप असाइन कर रहा होगा, टेलीफोन नंबर एंटर कर रहा होगा और बाकी चीजें कर रहा होगा, तो ये क्या होगी? इन तमाम चीजों को स्टोर होना चाहिए ना। कहाँ पे? डेटाबेस में। व्हाट इज दिस? दिस इज डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन। हमने इसे प्रॉपरली लेबल कर दिया है। ठीक हो गया? और जब ये प्रॉपरली इस तमाम चीज़ें इसमें कॉन्फ़िगर हो जाती हैं, तो यहाँ से मैसेज चला जाता है, कॉन्फ़िगरेशन डेटा का डिस्प्ले हो जाता है। और ये कहाँ पे आएगा? ये इसको कह रहा है कि तुम इसे डिस्प्ले कर दो। कहाँ पे? डिस्प्ले, कंट्रोल पैनल की डिस्प्ले के ऊपर इसे शो कर दो। ठीक हो गया? ओके,
अब जनाब हम देखते हैं हमारे पास जो एक और चीज़ आ रही है कि जो मॉनिटर सेंसर की जो इंफॉर्मेशन आ रही है, मॉनिटर सेंसर। अब हमने क्या करना है, एक फुल फ्लैज ऑपरेशन रख दी है जो सिर्फ सेंसर्स को मॉनिटर कर रहा है, सेंसर्स को मॉनिटर कर रहा है। अब सेंसर्स को मॉनिटर करने से क्या मुराद है कि लाइक सेंसर ने एक इवेंट डिटेक्ट किया, तो अब इसने उसे डिस्प्ले पे भी शो करना होगा, अलार्म को भी एक्टिवेट करना होगा, टेलीफोन लाइन पे भी करना होगा। अब मॉनिटर सेंसर को कहाँ से पता चलेगा कि ओके यार, अगर एक स्पेसिफिक इवेंट अकर होता है तो यूजर ने मुझे कैसे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, मैं कहाँ से इन्फॉर्मेशन उठाऊँ। ये आपको एक एरो नजर आ रहा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि मॉनिटर सेंसर इज बेसिकली गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेटाबेस, इससे ये इन्फॉर्मेशन को पिक कर रहा है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन को पिक करके ये अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, और फिर क्या करेगा, जो भी स्टेटस है वो डिस्प्ले भी करवाएगा। कहाँ पे, कंट्रोल पैनल पे। और कौन डिस्प्ले करवाता है, ज़ाहिर डिस्प्ले मैसेज एंड स्टेटस वाला प्रोसेस ये करवाएगा, सेंसर इन्फॉर्मेशन के तौर पे। इसी तरह से उसने पहले अलार्म को प्ले करना है, ठीक है, अलार्म की इन्फॉर्मेशन चलेगी। उसके बाद क्या है, अगर स्पेसिफिक टाइम डिले के बाद फिर रिस्पॉन्ड नहीं होता तो वो टेलीफोन लाइन के ऊपर सिग्नल सेंड कर देगा, इस नंबर के ऊपर आपने डायल कर देना। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ दोबारा रिपीट कर दूं कि हम लेवल 0 के ऊपर एक्सटर्नल एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे एक्सटर्नल एंटिटीज़ को जस्ट बताने का मकसद ये था कि हम जो बैलेंस ऑफ फ्लो और कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे थे वो हमने मेंटेन करनी होती है। वो कैसे मेंटेन हो रही है, अगर हम इसको रिमूव भी कर दें, ठीक है, तो ये अब आपको ज़्यादा इसमें मसला नहीं होना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन इन आ रही थी लेवल 0 पे, ये भी इंफॉर्मेशन इन आ रही थी लेवल 0 पे। लेवल 0 के ऊपर आउटपुट क्या आ रही थी, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, अलार्म टाइप, टेलीफोन नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन आउट थी। और दरमियान वाली जितनी चीज़ें थी हमने इस चीज़ को एक्सपेंड कर दिया एंड वी केम अप विद 6 प्रोसेसेस इन फैक्ट इंस्टेड ऑफ द सिंगल प्रोसेस जो कि हमने लेवल 0 में रिप्रेजेंट कर दिया था। तो इस तरह से हम मेजर प्रोसेसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं एक सिंगल बबल को, और ये हमारे पास क्या बनती है, ये लेवल 1 DFT हमारे पास बनती है। और इसमें जो लेबलिंग है इसका ख्याल रखना है कि आप यहाँ देख सकेंगे कि कोई भी ऐसा नोटेशन ये नहीं है जो लेबल्ड ना हो। लाइक इफ यू टॉक अबाउट एक्सटर्नल एंटिटीज, ऑल एक्सटर्नल एंटिटीज आर लेबल्ड। इफ यू टॉक अबाउट डेटा फ्लो, all data flows are labeled. If you talk about processes, all processes are labeled. If you talk about data storage, that is the one and only over here, it is also labeled. तो ये तमाम चीजें क्या है हमारे पास लेबल्ड है। ओके, अब बेटा हम बात करते हैं लेवल 2 DFT के ऊपर, थोड़ा सा इस चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि लेवल 1 में हम मेजर प्रोसेसेस तमाम लिस्ट डाउन कर लेते थे। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि हमारे पास जो एक प्रोसेस था, ये प्रोसेस सिंबल मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो हमारे पास 6 में कन्वर्ट हो गया। अब जो लेवल 2 DFD हमारे पास होती है, लेवल 2 DFD किसी एक प्रोसेस की फर्दर डिटेल्स होती है जो कि लेवल 1 में आ चुका है, जो कि लेवल 1 में आ चुका है। यानी लेवल 2 DFD ओवरऑल लेवल 1 DFD की लेवल 2 नहीं होती, जबकि लेवल 2 DFD किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस, लाइक अगर हमारे पास वहाँ पे 6 प्रोसेसेस थे और उन तमाम प्रोसेसेस को फर्दर ब्रेक डाउन करने की जरूरत है, तो वी विल हैव लेवल 2 DFD फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस गिवन इन लेवल 1 DFD। ठीक है, और इसकी लॉजिक क्या होती है कि हम डिवाइड कैसे कर देते हैं, जब तक एक बबल, एक प्रोसेस, एक यूनिक फंक्शनैलिटी, एक सिंगल फंक्शनैलिटी, इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी नहीं परफॉर्म कर रहा होता, तो हम कहते हैं तब तक क्या करते हैं, हम उसे ब्रेक करते जाते हैं, अगले लेवल के ऊपर जाते जाते हैं। ठीक हो गया, ये बात आई होप कि आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखें तो ये आपको ये यहाँ क्लियर कट इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, लेवल 2 DFT दैट रिफाइंस द मॉनिटर सेंसर प्रोसेस, मॉनिटर सेंसर, मॉनिटर सेंसर। अब ये देखें, हमने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर एक क्या था, मॉनिटर सेंसर था, जो कि एक्सटर्नल एंटिटी किससे कनेक्टेड था, सेंसर से। यहाँ सेंसर का जो स्टेटस था वो उसे मिल रहा था, डेटाबेस से ये डेटा उठा रहा था, उसके बाद ये कुछ चीज़ें डिस्प्ले के ऊपर भेज रहा था, ठीक है, कुछ चीज़ें ये सेंसर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पे भेज रहा था वाया अ पर्टिकुलर प्रोसेस। इसी तरह से अगर हम बात करें कि हमारे पास ये मॉनिटर सेंसर और क्या कर रहा था, ये अलार्म के साथ कनेक्टेड था। इसी तरह से और कहाँ पे था, ये टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्टेड था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम इस सिंगल बबल को हमने फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया है किसमें, इनटू 5 बबल्स।
लेवल 0 में इस स्पेसिफिक केस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास सिंगल प्रोसेस था जो कि किस चीज़ का था, मॉनिटर सेंसर का। हमने उस सिंगल प्रोसेस को ब्रेक डाउन कर दिया है किसमें, इनटू 5 प्रोसेसेस। यू कैन सी ओवर हियर। ओके, अब ये प्रोसेसेस क्या हैं, लुक एट दिस। हमारे पास ओवरऑल मॉनिटर सेंसर था, तो इसमें हमने एक प्रोसेस बना दिया जिसकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रीड सेंसर। अब ये देखें सेंसर स्टेटस, ये वही वाली इंफॉर्मेशन है। हमने यहाँ पे बैलेंस और कॉन्टिन्यूटी ऑफ फ्लो डिस्टर्ब नहीं करनी, वही इंफॉर्मेशन लिखनी है जो एक्सटर्नल एंटिटी से आ रही है। और यहाँ पे आपको कोई एक्सटर्नल एंटिटी नजर नहीं आएगी, यहाँ पे भी नहीं नजर आ रही, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे ये नहीं नजर आ रही। और इसी तरह से लेवल 1 में भी होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे जस्ट आपको क्लैरिटी के लिए इस चीज़ को समझाने के लिए रिमूव नहीं किए गए। अब देखें रीड सेंसर से मुसलसल इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो ये क्या है, ये कोई सेंसर आईडी टाइप की इंफॉर्मेशन कि कहाँ से कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है, किसको दे रहा है, इस प्रोसेस को। ये प्रोसेस क्या कर रहा है, एक्सेस अगेंस्ट सेटअप, यानी जो सेटअप है, जो कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली सेंसर से जो इंफॉर्मेशन आती है, इट एक्ट्स अपॉन अकॉर्डिंगली। अब ये सेंसर से इंफॉर्मेशन आ गई, ओके जी, ये आ गई एक प्रोसेस के थ्रू। अब इसने क्या करना है, सेटअप क्या है, कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन यहाँ से इसने उठा ली। अब इसके अकॉर्डिंगली इसने रिस्पॉन्ड करना है, क्या रिस्पॉन्ड करना है, या तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसने अलार्म डेटा भेज दिया, जनरेट अलार्म सिग्नल, एक अलहदा हमने प्रोसेस बना दी जिसका काम है अलार्म को जनरेट करना। और ये देखें एक्सटर्नल जो ये आपको डेटा टाइप नज़र आ रही है, ये वही है ना अलार्म टाइप, जो यहाँ पे थी अलार्म टाइप था। इसी तरह से अगर हम बात, सॉरी, यहाँ पे था अलार्म टाइप। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि अगर सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स अलार्म प्ले होने के बाद अगला स्टेप क्या आ रहा है, वो टेलीफोन लाइन के ऊपर नंबर सेंड करता है। ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस बना दिया दैट यूज्ड टू डील विद डायलिंग ऑफ टेलीफोन नंबर। और ये क्या कर रहा है, टेलीफोन को डायल कर रहा है। तो हमारे पास यही टेलीफोन लाइन जो थी, टेलीफोन लाइन, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल एंटिटी पे थी, तो ये ऐसे हो रहा है। इसी तरह से ये जितने भी एक्शंस हो रहे हैं, ज़ाहिर है हमारे पास क्या होगा, इसकी इंफॉर्मेशन जाएगी किसके ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर। ये मैंने आपको कहा था ना, यहाँ पे ये डिस्प्ले वाला एक ऑपरेशन था। अब ये बेसिकली यहाँ पे एक प्रोसेस डाल दिया गया, क्या कर रहा है, फॉर्मेट फॉर डिस्प्ले। डिस्प्ले के लिए इफ़ वी नीड अ पर्टिकुलर फॉर्मेट कि हमने कैसे चीज़ रिप्रेजेंट करनी है, तो ये देखें सेंसर इंफॉर्मेशन वाला डेटा जा रहा था, यू विल फाइंड सेंसर इंफॉर्मेशन ओवर हियर। आपको ये तमाम चीज़ें यहाँ पे वैसे ही मिल रही हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली हम लेवल जो 2 होता है, वो हर एक प्रोसेस के लिए होता है जो लेवल 1 में होता है, अगर उसकी ज़रूरत है तो। अगर आप समझते हैं कि लेवल 1 में एक प्रोसेस है जो कि अपनी सिंगल फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, मल्टीपल फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहा है, तो यू नीड नॉट टू further elaborate or develop level 2 DFT for that particular process। लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है। अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो हमने एक ओवरऑल सिस्टम लेवल 0 पे बनाया और लेवल 1 पे उसके मेजर फंक्शन लिखिए। तो अगर मेजर फंक्शन लिखें तो प्रोबली हम ये कह सकते हैं कि जी मेजर फंक्शंस को फर्दर डिवाइड होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा सिस्टम बहुत छोटा है, फिर उस केस में शायद हमारे लेवल 1 में से सारे प्रोसेसेस जो हैं उनको हमें लेवल 2 के ऊपर लेके जाने की शायद ज़रूरत ना हो। तो आई एम अगेन रिपीटिंग कि हमारे पास अगर लेवल 1 में 6 प्रोसेसेस थे, अगर ज़रूरत है तो हम हर एक 6 प्रोसेसेस में से हर एक प्रोसेस के लिए लेवल 2 डीएफडी बना सकते हैं। लेवल 2 डीएफडी ओवरऑल लेवल 1 डीएफडी के अगेंस्ट नहीं होती, रादर लेवल 2 डीएफडी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के अगेंस्ट होती है जो कि लेवल 1 में पाया जाता है। और ये प्रोसेस हमारा ये कंटिन्यू करता है, ये कंटिन्यू करता है, लाइक वी मे कंटिन्यू विद लेवल 3। हो सकता है कि इसमें से किसी एक प्रोसेस को हम अगली स्टेज के ऊपर पिक कर लें। ये वाला प्रोसेस है जी, इसमें इसको फर्दर हमें ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है, तो फिर हम क्या करेंगे, वी विल डेवलप लेवल 3 फॉर दिस। और ये प्रोसेस हमारा लेवल 0 से मूव करता है और यूजुअली इट कंटिन्यू टिल लेवल 5 टू 7 कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स आपके जो होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन लेवल 0 से स्टार्ट करके 5 टू 7 लेवल्स में वो कंप्लीट हो जाती है। ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। ओके, हमारे पास ये चीज़ें जो हम वहाँ पे डेटा बैलेंस और हायरार्की की बात कर रहे थे, तो अगेन यहाँ पे देखें उसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट टू सम ऑफ द थिंग्स। ये लेवल 0 डीएफडी है, एक सिंगल बबल है, एक्सटर्नल एंटिटी है, ये एक्सटर्नल एंटिटी है,
ये डेटा फ्लो है, ये डेटा फ्लो है, ठीक है। अब क्या है, इसको ब्रेक डाउन कर दिया गया किसमें, P1, P2, P3, P4 एंड P5, इसमें कन्वर्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे एक्सटर्नल एंटिटी नहीं लिखी है, लेकिन ये जो है वही चीज़ है जो यहाँ पे थी, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे ये एक्सटर्नल एंटिटी होगी। दिस इज बेसिकली कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फ्लो एंड द बैलेंस। हम बैलेंस की बात, यहाँ आउटपुट में फाइनल क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बी ही आएगा हमारे पास, चाहे रास्ते में जितनी भी कंप्यूटेशन क्यों ना हो रही हो। अब हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, P1 से एक चीज़ P2 की तरफ जा रही है, इसी तरह से P3 की तरफ जा रही है, इसका नाम C रख दिया डेटा का, इसका नाम D रख दिया, F रख दिया, E रख दिया है जो कि P4 में आ रहा है, और फिर ये अल्टीमेटली P5 के अंदर आ रहा है, और यहाँ से प्रोसेस होकर हमें फाइनल आउटपुट मिल रही है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज लेवल 0 DFT, लेवल 0 हमारे पास बन जाती है। अब अगर हम लेवल 2 पे जाना चाहते हैं तो लेवल 2 में क्या होगा, प्रोबब्ली वी विल टेक दिस पर्टिकुलर प्रोसेस P3 and we say we are going to develop DFD level 2 what for P3, P3 के लिए हम उसे बनाएंगे। तो डिपेंड करता है, अगर ज़रूरत है उसे फर्दर ब्रेक डाउन करने की तो हर एक प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, उसकी वो बना रहे होंगे लेवल 2 डी। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। ईच बबल इज रिफाइंड until it does just one thing। ये मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ। एक सिंगल बबल को जब हम रिफाइन करना शुरू करते हैं, डिफरेंट लेवल्स में मूव करना चाहते हैं, जाते हैं, कहाँ पे स्टॉप करते हैं, जब एक सिंगल बबल, एक सिंगल प्रोसेस, एक सिंगल फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा हो। ठीक हो गया, एक सिंगल फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है, दैट्स वन थिंग ओनली। द एक्सपेंशन रेशियो डिक्रीजेज एज द नंबर ऑफ लेवल इंक्रीजेज। ठीक है, इससे क्या मुराद है, फिर इससे मुराद ये है कि फॉर इंस्टेंस अगर हम लेवल 0 पे हैं और यहाँ लेवल फॉर इंस्टेंस 2 के ऊपर है, तो यहाँ पे अगर एक प्रोसेस है हमारे पास, वी हैव अ सिंगल प्रोसेस, तो इसकी एक्सपेंशन ज़्यादा होगी, लाइक यहाँ से ज़्यादा प्रोसेसेस बनेंगे, मे बी 6 बन जाए। लेकिन जब हम जूं जूं लेवल्स हमारे क्या होते जाते हैं, ठीक है, इंक्रीज हो जाते हैं इस लेवल पे आगे, अब क्या होगा, को अगर हम एक प्रोसेस को पिक करेंगे तो हो सकता है वहां पे हमारे पास जो एक्सपेंशन हो वो बहुत ही कम रह जाए, हम शायद सिर्फ 3 प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करें। तो इस ये मतलब है एक्सपेंशन रेशियो डिक्रीजेज, हम जो जो नीचे जाते हैं नंबर ऑफ लेवल्स इंक्रीज होते जाते हैं तो एक्सपेंशन कम होती जाती है, क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी रिफाइन होती जा रही हैं। मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स रिक्वायर बिटवीन 3 to 7 लेवल्स फॉर एन एडिक्वेट मॉडल, जो मैंने आपको तो 5 to 7, तो कभी 3 to 7 आपके पास हैं। अगर हम उस लेवल तक चले जाते हैं तो प्रोबब्ली आपके सिस्टम डिफाइन हो जाते हैं। सिंगल डेटा फ्लो आइटम में बी एक्सपेंडेड एज वेल। हमारे पास अगर एक सिंगल डेटा फ्लो आइटम है तो वो भी एक्सपेंड हो रहा होता है, जो हमने देखा भी होगा। अभी आपको इनपुट ए नज़र आ रही थी, आगे डिफरेंट प्रोसेस में जा रहा है तो सी बन गया, एफ बन गया, एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इस तरह से चीज़ें होती हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने ये चीज़ देख ली कि हाउ डू वी डू ग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ओरिएंटेड मॉडल यूजिंग डेटा फ्लो डायग्राम। इसके ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में बात कर ली कि हम कैसे डेटा फ्लो डायग्राम्स को डेवलप कर रहे होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, और इसी तरह से हम आगे कंटिन्यू करते हैं और इसका जो मैकेनिज्म होगा वो सेम ही होगा। After developing the data flow diagrams, our next prime responsibility is to formally specify the processes। यानी ये जो एक बबल है ना, जितने भी बबल्स थे वहाँ पे हमने हर एक बबल को पिक करना है, एंड वी हैव टू गिव द प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, पी स्पेक। पी स्पेक इज बेसिकली प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। यानी हमने, आप यूँ कह सकते हैं, व्हाट इज प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, कि जो भी हमने एक प्रोसेस उठाया है, लाइक लेवल, डेफिनेटली हमारे जो लास्ट लेवल होंगे वहाँ उन प्रोसेस की बात की जब रिफाइन हो चुकी होंगी, डीएफटी जब रिफाइन हो चुकी होंगी, तो ये रिफाइन होने के बाद जो आखिर में लास्टली हमारे पास जितने प्रोसेसेस बचेंगे, वो 10, 15, 20, 50 जितने भी प्रोसेस होंगे, उनको हमने क्या करना है, वो हमने डिफाइन करना है। डिफाइन करना है, डिफाइन क्या है, वी हैव टू टॉक अबाउट देयर, वी हैव टू टॉक अबाउट देयर प्रोसीजरल लॉजिक। अब हम बात करेंगे प्रोसीजरल लॉजिक के ऊपर कि ओके, ये जो प्रोसेस है ये अपनी वर्किंग कैसे करेगा। तो वो आप टेक्स्ट बेस्ड नैरेटिव्स में भी दे सकते हैं, ठीक है, अगर मैथमेटिकली इक्वेशन के फॉर्म में फॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं, टैबुलर फॉर्म में कर सकते हैं,
ठीक है, या फिर आप फर्दर डायग्राम फ्लो चार्ट्स को यूज़ करके इन चीज़ों को बना सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सूडो कोड को यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू आप इसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। तो मकसद ये होता है कि हमने हर एक बबल को क्या करना है, वी हैव टू गिव इट्स प्रोसीजरल लॉजिक, वी हैव टू डिफाइन इट हाउ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस विल वर्क, कैसे काम कैसे कर रहा होगा। ठीक है, तो ये स्टेज हमारे पास आती है जब हम डेटा फ्लो डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं, रिफाइन कर लेते हैं, उसके तमाम लेवल्स को बना लेते हैं। ओके बेटा, अब एक और जो कॉन्सेप्ट है जिसकी ज़्यादा डिटेल्स में मैं जंप इन नहीं करूँगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इनफैक्ट डेटा फ्लो सॉरी फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग पे भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने फील किया कि ये आपको इतना इसका नॉलेज होना चाहिए कि अगर आपको कभी किसी स्टेज के ऊपर कोई एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन दी हो यूजिंग डेटा फ्लो, तो आप बड़ी आसानी के साथ कंप्रीहेंड कर सको, या आपको कभी फ्लो ओरिएंटेड मॉडल्स डेवलप करने पड़े तो आप इजीली उसको रिप्रेजेंट कर सको। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो हम कह सकते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ एनालिसिस मॉडल वी हैव रिप्रेजेंटेड थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। हम कह सकते हैं दिस इज डेटा फ्लो डायग्राम, हम इसके थ्रू स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करते हैं, जिस तरह हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी हमारा अगला स्टेप यही होगा कि एनालिसिस मॉडलिंग के बाद व्हाट वी हैव डू नेक्स्ट, वो हमारे पास है डिजाइन मॉडलिंग। हमने अगला स्टेप डिजाइन मॉडलिंग ही करना है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डेटा फ्लो डायग्राम से हम जो अगला स्टेप कर रहे होते हैं, वी मूव इनटू द डिजाइन मॉडल। और डिजाइन मॉडल में हम क्या कर रहे होते हैं, व्हाट इज दिस, डिजाइन मॉडलिंग में वी यूजुअली यूज टू डेवलप द आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम। हम सिस्टम का आर्किटेक्चर बना रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेटा फ्लो डायग्राम को जब हम एक्सप्लॉइट करते हैं, यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप द आर्किटेक्चरल डिजाइन, यहाँ पे कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं। मैं इन टेक्निक्स की डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मैं कम से कम ज़रूरी समझता हूँ कि इनका आपको थोड़ा सा नाम बता दूँ। एक हमारे पास होती है ट्रांसफॉर्म फ्लो, और एक टेक्निक हमारे पास होती है ट्रांजैक्शन फ्लो। दीज टू टेक्निक्स आर यूज्ड to develop an architecture of the system through data flow diagram। ये क्या होता है, इसकी एक बिग पिक्चर, कि जब आपके किसी एक प्रोसेस से दो पाथ निकल रहे हो, जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जब किसी एक प्रोसेस से दो पाथ निकल रहे हो, लाइक यहाँ पे एक यहाँ पे जा रहे हैं, एक यहाँ पे जा रहे हैं, दो पाथ निकल रहे हैं। अगर ये पाथ कंडीशनली निकलते हों किसी एक डायरेक्शन में, लाइक यहाँ पे कोई कंडीशन है, तो उसमें चूज करना है इधर वी हैव टू गो ऑन दिस डायरेक्शन और ऑन दिस डायरेक्शन। लाइक ये कह लें ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है और ये P4 है, यानी P2 पे डिसीजन होना है, हमने P3 पे जाना है, ये P4 पे जाना है। अगर ये कंडीशनली हो रहा है तो फिर वहाँ पे हम ट्रांजैक्शन फ्लो एक टेक्निक है उसे अप्लाई करते हैं। वो हमें बताती है कि हमने ये जो अरेंजमेंट है डिफरेंट मॉड्यूल्स की, ये कैसे करनी है। इनफैक्ट दीज प्रोसेसेस आर कन्वर्टेड इनटू द डिफरेंट मॉड्यूल्स। इसी तरह से अगर ये प्रोसेस P2 जो है, यहाँ पे कोई कंडीशनल चीज़ नहीं आ रही, ठीक है, हमारे पास अनकंडीशनली, ठीक है, हम इधर भी कुछ डेटा सेंड करना होता है और इधर भी डेटा सेंड करना होता है, मीन्स देयर इज नो कंडीशन टू डिसाइड अ पाथ, रादर आफ्टर P2 in every case we have to give some input to P3 and P4, there is no condition। ठीक है, दोनों तरफ इंफॉर्मेशन जाएगी। तो ऐसे केस में हम फिर क्या करते हैं, हम ट्रांसफॉर्म फ्लो की एक टेक्निक है, इसको अप्लाई करते हैं, और फिर ये हमें बताती है कि ओके आपने यहाँ आर्किटेक्चर में किस तरह चीज़ों को रीअरेंज करना होता है। तो इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा, लेकिन आपको एक बिग पिक्चर मैंने ज़रूर दे दी है कि हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं। यही डेटा फ्लो डायग्राम बेसिकली एनालिसिस मॉडलिंग में हमारे पास स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के थ्रू एक रिप्रेजेंटेशन है, और इसी को हम यूज़ करते हुए आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाते हैं सिस्टम का, जिसे डिज़ाइन मॉडलिंग भी कह रहे होते हैं। और ये दो टेक्निक्स हैं, ट्रांसफॉर्म फ्लो और ट्रांजेक्शन फ्लो। हम फाइंड आउट करते हैं डेटा फ्लो डायग्राम में कि फ्लो कौन सा है, अगर किसी जगह पे मल्टीपल पाथ है, ट्रांसफॉर्म फ्लो या ट्रांजेक्शन फ्लो है, हम उसको देख के कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ कि हमारे पास ये P1 है, इसके नीचे ये P2 आ जाता है, तो ये तो बड़ी स्ट्रेट अवे चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अब आगे हमने कैसे चलना है, किस तरह रेकी बनानी है, तो इस चीज़ का जो डिसीजन हो रहा होता है वो किस पे हो रहा होता है,
ट्रांसफॉर्म फ्लो पे या ट्रांजैक्शन फ्लो पे होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज के लेक्चर में जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं आपको क्लियर होंगी कि फ्लो ओरिएंटेड मॉडल हमारे पास होता क्या है। स्ट्रक्चर्ड जो एनालिसिस की अप्रोच है उसमें हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं अपनी प्रोसेसेस की थ्रू फ्लो ओरिएंटेड मॉडल। इसकी डायग्रामेटिक नोटेशन, डेटा फ्लो डायग्राम पे बात की हमने। जो डिफरेंट डीएफडी के लिए हमारे पास नोटेशंस हैं, एक्सटर्नल एंटिटीज, डेटा फ्लोज, प्रोसेसेस और डेटा स्टोरेज, उस पर बात की। एक एग्जांपल, जब ऑलरेडी सेफ होम सॉफ्टवेयर या सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम की एग्जांपल देख रहे थे, उसी एग्जांपल को कंटिन्यू किया और इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश की। उसके अलावा कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स को समझने की कोशिश की जो डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हुए हमारे लिए ज़रूरी है। जब डेटा फ्लो डायग्राम बन जाती है तो नेक्स्ट वी हैव टू डिफाइन द प्रोसीजर लॉजिक फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस, जो कि प्रोसेस स्पेसिफिकेशन कहलाती है, उस पर हमने बात की। और लास्टली एनालिसिस मॉडल बेसिकली कन्वर्ट किए जाते हैं डिज़ाइन मॉडल में। तो कैसे हम डेटा फ्लो डायग्राम को यूज़ करते हुए आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाते हैं जिसमें हम ट्रांसफॉर्म फ्लो और ट्रांजैक्शन फ्लो को यूज़ कर रहे होते हैं। आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर क्लियर होगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। इनफैक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड केस में अगर हम डेटा फ्लो डायग्राम्स को नहीं भी यूज़ करते तो ये इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हम सप्लीमेंट्री अप्रोच के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ये हमें क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में हमारे पास डेटा फ्लो डायग्राम की थ्रू रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैंडेटरी होती है।